हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने वित्तीय विवरणों में रुचि लेने वाले पक्षकार और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ, परिभाषा, वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन वित्तीय विश्लेषणों के प्रकार अर्थात वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वित्तीय विश्लेषण के प्रकार में दो प्रकार के वित्तीय विश्लेषण हैं, एक क्षैतिज विश्लेषण, एक लंबवत विश्लेषण। क्षैतिज विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंतर्गत अनेक वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रत्येक मद में होने वाला परिवर्तन दिखलाते हुए विश्लेषण किया जाता है। यह किसी एक अवधि के आंकड़ों पर आधारित न होकर कई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रावेगिक विश्लेषण मतलब डायनेमिक एनालिसिस भी है। वित्तीय विश्लेषण की अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा तुलनात्मक विवरण विधियां प्रयोग में लाकर क्षैतिज विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है दूसरा लंबवत विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस। इसमें भी किसी एक तिथि या लेखा अवधि की विभिन्न मदों का आपसी संख्यात्मक संबंध ज्ञात किया जाता है। इसमें एक अवधि विशेष के विवरण के योग को आधार मानकर मतलब एक अवधि विशेष के विवरण के योग को 100 मतलब बेस 100 माना जाता है। 100 मानते हुए उस विवरण की प्रत्येक मद को उसके अनुपात में मतलब परसेंटेज में परिवर्तित किया जाता है। इस विश्लेषण विधि का दूसरा नाम स्थैतिक विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस भी है। इसमें लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे की मदों को, जिसमें सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि होती है, उनका औसत विश्लेषण या अनुपात विश्लेषण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। लंबवत विश्लेषण की तुलना में क्षैतिज विश्लेषण विधि से व्यवसाय की सही दिशा का ज्ञान प्राप्त करके व्यावसायिक सुदृढ़ता या कमजोरी के बारे में सही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद अपन लेते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहली है तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तुलनात्मक विवरण पत्रों में 4 चीज़ें बनाई जाती हैं। पहला है तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा है तुलनात्मक लाभ हानि खाता, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है तुलनात्मक कार्यशील पूंजी का विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चौथा है तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि किन्हीं 2 अवधियों से संबंधित समान प्रकार के वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाता, चिट्ठा आदि की तुलना करनी हो। तुलनात्मक लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे के द्वारा इस तथ्य का पता लगाया जाता है कि विभिन्न मदों में समय में हुए परिवर्तन के कारण मात्रा व दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है। यह विवरण पत्र बनाते समय दोनों अवधियों की मदों की राशियों के साथ साथ उनमें होने वाली वृद्धि या कमी की राशि, मुद्रा रूपी मूल्य एवं प्रतिशत दोनों में दर्शाई जा सकती है। वित्तीय विश्लेषण के लिए तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, जो गत वर्ष के आंकड़ों पर आधारित होता है।
इसमें कुछ सीमा तक भावी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह तभी संभव है जब लेखांकन के सिद्धांतों की पालना में समानता बरती गई हो और आंकड़ों को इकट्ठा करने, उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके समान हो। अन्यथा विवरण पत्रों द्वारा भ्रामक निष्कर्ष प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने अंतिम लेखे तुलनात्मक आधार पर ही बनाने होते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से समस्त विवरण पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से केवल तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण, तुलनात्मक लाभ-हानि खाता, तुलनात्मक कार्यशील पूंजी का विवरण और तुलनात्मक चिट्ठा ही बनाया जाता है। अब अपन लेते हैं तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण। तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस विवरण पत्र के बनाने का उद्देश्य उत्पादन लागतों पर नियंत्रण स्थापित करके उत्पादन लागत को घटाना होता है। इसके द्वारा गत वर्ष के उत्पादन लागत के आंकड़ों से चालू वर्ष के उत्पादन लागत के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसमें हुई वृद्धि या कमी ज्ञात की जाती है। इस विवरण पत्र में विवरण के अतिरिक्त गत वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े तथा उनमें हुई वृद्धि या कमी दर्शाने के लिए स्तंभ बनाए जाते हैं। इसे हम उदाहरण नंबर 6 से समझ सकते हैं। दिया है, निम्न आंकड़ों की सहायता से तुलनात्मक उत्पादन लागत का विवरण बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसके आधार पर अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट दोनों सालों के 11-12 और 12-13। उसके बाद जो वेरिएशन हुआ इंक्रीज या डिक्रीज और फिर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला आइटम, जैसा कि आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाना आपको आता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक में क्रय को जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। ये नीचे दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन में 11-12 में ओपनिंग स्टॉक है 21,000 प्लस परचेज है 2,15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 23,000। तो ऐसी दशा में कंज्यूम हुआ 2,13,000। ये कॉलम नंबर 3 में लिखा हुआ है। इसी तरह से 12-13 में ओपनिंग स्टॉक है 23,000, क्योंकि जो 11-12 का क्लोजिंग है वो 12-13 का ओपनिंग हो गया। और परचेज 237 माइनस 26,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 2,34,000। अब देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 12-13 में 2,34 हैं, जबकि 11-12 में 2,13 हैं। तो 2,13 की तुलना में 2,34 ज़्यादा है। कितना बढ़ा? 2,34 माइनस 2,13, तो इंक्रीज हुआ 21,000। ये अपने ऐसे निकाला। अब ये 21,000 कितना परसेंट है? तो परसेंट हमेशा गत वर्ष के आधार पर लिया जाता है। गत वर्ष है 11-12, तो 21,000 अपॉन 2,13,000, तो 9.86% है आपको। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है। प्रश्न में 2,53,000 11-12 में और 3,16,000 12-13। तो 2,53 की तुलना में 2,16 बड़ा है, तो 3,16 में से 2,53 घटाए तो 63,000 इंक्रीज हुआ है। तो 63,000
में 2,53,000 का भाग देंगे तो 24.5% आ जाएगा। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हैं 11-12 में 1,21,000 और 12-13 में 1,42,000। 1,42,000 में से 1,21,000 घटा है तो 21,000 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज ज्ञात करने के लिए आधार गत वर्ष होता है प्रीवियस ईयर, और यहाँ प्रीवियस ईयर 11-12 है, बेस इसी को माना जाता है। तो 21,000 जो इंक्रीज हुआ उसमें भाग देंगे 1,21,000 का तो 17.36% आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हुई है आपकी पहले 3 आइटम्स की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका अंतर लेते हैं। आप चाहें तो ओपनिंग को जोड़ लो, क्लोजिंग को घटा दो। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 11-12 में 13,000 और क्लोजिंग है 14,000। इस तरह से 11-12 में क्लोजिंग ज़्यादा है तो अपन ने घटा लिया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओवर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और इसी तरह 13-14 में ओपनिंग 14,000 और क्लोजिंग है 16,000, तो यहाँ 2,000 ज़्यादा हैं तो 12-13 में 2,000 घटा लिए और 11-12 में 1,000 घटा लिए। अब 11-12 में थी डिफरेंस था इनका 1,000 और 12-13 में 2,000, तो इंक्रीज हो गया 1,000। ये 1,000 है वो 1,000 का 100% है, बेस हमको 11-12 ही मानना है तो ये 100% लिख दिया। इसी तरह से ऊपर टोटल अपने जो की 6,92,000, 5,87,000 और ये इंक्रीज 1,05,000, तो ये भी 6,92 में से 5,87 घटा लो तो 1,05,000 आ जाएगा। 1,05,000 में 5,87,000 का भाग दे दो तो 17.89% आ जाएगा। तो इस प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ गई 12-13 की 6,90,000, 11-12 की 5,86,000 और इंक्रीज हुआ इसमें 1,04,000 का। परसेंटेज है 17.75। निकालने का वही तरीका है 1,04,000 अपॉन 5,86,000। तो ये आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना। इसके बाद अपन अगला लेते हैं तुलनात्मक लाभ हानि खाते। तुलनात्मक लाभ हानि खाते को अपन कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके माध्यम से व्यवसाय में हुए विकास के साथ साथ संचालन की कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उत्पादन लागत के तुलनात्मक विवरण की तरह इसमें भी विवरण के स्तंभ के साथ साथ गत वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े और उनमें हुई वृद्धि और कमी के आंकड़ों तथा प्रतिशत में वृद्धि या कमी दर्शाने के लिए स्तंभ बनाए जाते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के महत्व को कंपनी अधिनियम 2013 ने भी मान्यता प्रदान की है और प्रत्येक कंपनी के लिए अंतिम लेखों में चालू वर्ष के साथ साथ गत वर्ष के आंकड़े देना भी अनिवार्य किया है। अब अपन उदाहरण 7 में तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाना सीखते हैं। उदाहरण 7 कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों से तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाइए तथा परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपके पहले 11-12 के फिगर्स दिए हैं, देन 12-13 के दिए हैं। नेट सेल्स दी हुई है 15,000 और 18,010। सेल्स रिटर्न दी हुई है, तो नेट सेल्स दे दिया है तो ऐसी दशा में इसका मतलब है सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटी हुई है। इस सेल्स रिटर्न का प्रभाव वापस नहीं दिखलाना है, ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज और मिसलेनियस इनकम दे रखी है। जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाना जानते हैं,
सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज घटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज शामिल करते हैं। अब देखिए, अपन ने सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, दूसरा अमाउंट का है जिसमें 11-12 के और 12-13 के लिए हैं, और तीसरा कॉलम वेरिएशन का है, परिवर्तन कितना हुआ जिसमें पहले अमाउंट में लिया फिर परसेंटेज में लिया। सबसे पहले लिखा सेल्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11-12 में 15,000, 12-13 में 18,010, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 9, 100 और 10, 125 लिख दी। उसके बाद इसे घटाया तो 5,900 और 7,885 आ गए। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज की अपन ने डिटेल बढ़ाई है नीचे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज दे रखे हैं 1,500 और 1,700, और सेलिंग एक्सपेंसेज दे रखे हैं 3,000 और 3,300। इनको जोड़ लिया तो 11-12 में आए 4,500 और 12-13 में आए 5,000। ये घटा लिए इसमें से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,400 और 2,885। इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ेंगे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेज है 150 और 200, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 200 और 300 को घटा लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ज्ञात हो जाएगा। अब ऐसा है कि चौथा कॉलम जो बना हुआ है वो है इंक्रीज या डिक्रीज का। तो गत वर्ष 11-12 में 15,000 थे, अब 18,010 हो गए तो बढ़ गए, तो प्लस लगा दिया और लिख दिया 3,010। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ी है, प्लस 1,025। इसी तरह से इनकी ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर भी बड़ा है तो ये प्लस लगा के। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं तो प्लस लगा के 500 रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ये सब प्लस के फिगर्स हैं। हमेशा 12-13 में से 11-12 घटाना है, ये कॉलम इंक्रीज का आ जाएगा। इसके बाद इस इंक्रीज के कॉलम में जो अमाउंट आया उसमें भाग देना पड़ेगा 11-12 का, तो 3,010 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये आ गया 20.07%। इस तरह इस हर एक में अमाउंट के फर्स्ट कॉलम 11-12 का भाग देके ये चीज़ निकाल लो कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। इस प्रश्न में इन्होंने लिखा है तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाइए और परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो जो अपन ने अभी डिस्कस किया वही चीज़ अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि 11-12 की तुलना में 12-13 में विक्रय की लागत में 1,025 रुपये कम हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके 11-12 हो गए ना, हाँ ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई है 1,025 से, हाँ ये बढ़ी है ना। तो ये लिख देंगे कि भाई 11-12 की तुलना में 12-13 में विक्रय की लागत 1,025 रुपये से बढ़ी है, और इस बढ़ने का कारण खरीदे हुए माल की दरों में वृद्धि होना या विक्रय विभाग की अकार्यकुशलता प्रतीत होती है। इसके कारण सकल लाभ आपका बढ़ा है 1,985 से, क्योंकि सेल्स में भी वृद्धि हुई है। उस प्रोपोर्शन में सेल्स में 20% वृद्धि हुई है, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 11% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रोपोर्शन को देखा जाए तो रेटें बढ़ने के कारण ही भी हो सकता है, क्योंकि कार्यकुशलता को अपन इसमें ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी तरह से जो संचालन के खर्चे हैं वो
12-13 में गत वर्ष की तुलना में 500 रुपये बढ़े हैं, जिससे लगता है कि विक्रय में जो वृद्धि हुई है उसके कारण से ये बढ़े हैं। इसी तरह से ब्याज में भी वृद्धि हुई है, जो इसका प्रतीक है। संचालन कार्यों के लिए धन की कमी की पूर्ति और ऋण लेकर की गई है, और गैर संचालन आय में भी वृद्धि हुई है, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई विशेष कारण नहीं दिख रहा है, तो उस बारे में अपन कुछ नहीं लिख सकते, परंतु इतना ही लिखा जा सकता है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा हो गया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये अच्छी स्थिति का परिचय है, प्रबंध की कुशलता का परिचय है। इसके बाद अपन तुलनात्मक कार्यशील पूंजी का विवरण डिस्कस करेंगे।